कल आपका टीपीए चल रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसका जो सेक्शन चल रहा था आपका 5 हम पढ़ा रहे थे। आइए उसी को अभी आगे बढ़ाना है आपका। देखिए धारा 5 में जो शब्द थे वो हमने बताए थे। धारा 5 का सेकंड पैराग्राफ बताना था। सेकंड पैराग्राफ में आपका ये दिया गया है कि लिविंग पर्सन का मतलब क्या हुआ। यानी कि जो धारा 5 में आपका है कि जो भी ट्रांसफ़र होगा वह इंटरवाइवस होगा या लिविंग व्यक्तियों के बीच होगा, यानी कि जीवित व्यक्तियों के बीच होगा। तो जीवित व्यक्ति किसे माना जाएगा, ये पैराग्राफ सेकंड से कवर होगा। देखिए आपका जीवित, इस धारा में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय यानी कि बॉडी या समूह, चाहे वह निगमित हो या न हो। निगमित का मतलब रजिस्टर्ड हो या न हो, यानी कि पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है आपका। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी भी आपका जीवित व्यक्ति मानी जाएगी, व्यक्तियों का समूह भी, संगठन भी, चाहे आपका उनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या न हुआ। ऐसी परिभाषा आईपीसी की धारा 11 में भी दी गई है। व्यक्ति की, जीवित व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की परिभाषा दी गई है और कंपनी इत्यादि को व्यक्ति माना गया है। अब धारा 5 का लास्ट में अपवाद मैं बता ही चुका हूँ। 3 धाराएं एक्सेप्शन है, वह आपका 13, 14 और 16, जहाँ की अजन्मे के फेवर में कुछ दशाओं में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आइए आपका अगली धारा देखा जाए 6। 6 से आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। धारा 6 देखिए आपका क्या कहती हैं। सेक्शन 6 उन संपत्तियों का वर्णन करता है जिन संपत्तियों का ट्रांसफ़र संभव नहीं है। अर्थात धारा 6 में उन संपत्तियों का आपका मने उल्लेख किया गया है जिन संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन 2 मॉडल से पहली बार मैंने पूछा जाता है। देखिए क्या क्या मॉडल पूछा जाता है। पहला मॉडल पूछा जाता है कि किन संपत्तियों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि किन संपत्तियों का विक्रय, दान, विनिमय, पट्टा, बंधक, अनुयोज्य दावा किया जा सकता है। इसका उल्लेख किस सेक्शन में है, तो 6 ही मार कर आइए। और को किन संपत्तियों का ट्रांसफ़र संभव नहीं है, इसका उल्लेख किस सेक्शन में है, तब भी धारा 6 ही मारिए। यानी कि किस संपत्ति का अंतरण हो सकता है ये क्वेश्चन दे, तब भी कौन सा सेक्शन आपको याद करना है, 6 ही। और किनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तब भी आपका कौन सी धारा मारनी है, 6। दोनों एंगल से याद रखिए। इस धारा को जब भी पढ़िए तो आप सीपीसी की धारा 60 से कोरिलेट करके पढ़ेंगे, यानी कि बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए कि इस धारा को जब भी पढ़िए तो आपका जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसकी धारा 60 से जोड़कर पढ़ा जाता है। कैसे जोड़कर पढ़ा जाता है, तो धारा 60 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन संपत्तियों को कुर्क और विक्रय किया जा सकता है, और ये भी उल्लेख है कि किन संपत्तियों को कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और प्रयास ये करिए कि भाई बैठिए, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम तैयार रहें। अब देखिए धारा 6 में अब हेडिंग देखिए और एक केस कम देखिए, आपका यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, थोड़ा इसी में समय लगता है, बड़ी धारा है। कितनी संपत्तियों का वर्णन किया गया है धारा 6 में, तो आप खंड वाइज भी देख सकते हैं। आपका टोटल कितनी संपत्तियां हैं कभी काल पूछा जाता है, तो आप गिन कर एकदम याद रखिएगा। आपका
कह सकते हैं कि 10 संपत्तियां हैं, यानी कि 10 जैसे ही आया तो फिर आप याद रखिए संविदा अधिनियम की धारा 2 में एक बार पूछा है कितने शब्दों को परिभाषित किया है गया है 10। टीपीए की धारा 6 में कितने प्रकार की संपत्ति है जिसका ट्रांसफर संभव नहीं है एक बार पूछा है, तो वो भी 10 मार्कर आएंगे। ये भी कंसेप्ट याद रहे, ये प्री में आ चुका है। 10 प्रकार की प्रॉपर्टी है जिनका ट्रांसफर संभव नहीं है। अब कौन देखिए बैरेक्ट किसको ट्रांसफर किया जा सकता है ये पहले बताया। किसी भी किस्म की संपत्ति, किसी भी किस्म का मतलब हुआ चाहे वो चल हो, चाहे अचल हो, चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, इस अधिनियम या किसी भी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय अंतरित की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा अंतरण पर रोक न लगाया गया हो या तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा, यानी कि वर्तमान समय में जो कानून भारत में लागू है, अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ द्वारा अगर अंतरण पर रोक न लगाया गया हो तो सभी संपत्तियों का अंतरण यानी कि दान विक्रय इत्यादि किया जा सकता है। तो रोक आपका दो तीन प्रकार की हो गई। एक टीपीए द्वारा रोक दिया गया है कि ये संपत्ति आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो वह धारा 6 में है। कितने प्रकार की संपत्ति है 10। इसके बाद हिंदू लॉ कुछ रोकेगा, कुछ मुस्लिम लॉ रोकेगा, कुछ लोकल लॉ रोका जाएगा लोकल लॉ द्वारा। जैसे उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 द्वारा इस बात पर रोक लगाई गई है कि कोई एसटी कैटेगरी का व्यक्ति डीएम की अनुमति से भी, भले डीएम की अनुमति ले ले कलेक्टर की, लेकिन अपनी कृषि भूमि का किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हिंदू लॉ रोक लगाएगा, कुछ मुस्लिम लॉ लगाएगा, कुछ स्पेशल लॉ लगाएंगे, कुछ लोकल लॉ लगाएंगे और कुछ कौन रोक लगाएगी टीपीए। तो जिनके अंतरण पर रोक लगा दी गई है उन संपत्तियों का ट्रांसफर संभव नहीं, और जिनके अंतरण पर रोक नहीं है केवल उन्हीं संपत्तियों का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो 10 रोक कौन कौन सी हैं टीपीए की धारा 6 में, अब एक एक करके देखिए। पहला है किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसी में आपका क्वेश्चन बनता है स्पेस सक्सेशन, उसको लिख लेना है खंड ए में। स्पेस सक्सेशन का मतलब हुआ उत्तराधिकारी होने की संभावना, अर्थात आपका मतलब ये हुआ कि अभी संपत्ति पाने की केवल संभावना है। तो बेयर एक्ट ये कहता है कि किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना। तो इस उत्तराधिकारी होने की संभावना एक उदाहरण से देखिए। पिता जिंदा है, पिता के नाम मकान है, पुत्र भी उसका है, तो क्या पुत्र को मकान स्वामित्व मिल गया कि अभी एक संभावना है कि प्रत्यक्ष वारिस तो आपका पिता है, और पुत्र को केवल एक संभावना है कि हो सकता है पिताजी मर जाएं तो ये संपत्ति हमें मिल जाए, लेकिन पिताजी हो सकता है कि वह संपत्ति विक्रय करके चले जाए, वसीयत करके चले जाए, दान देकर चले जाए, विनिमय करके चले जाए। तो जो संभावना या पॉसिबिलिटी है वह केवल और केवल क्या रह जाएगी, संभावना ही। अतः पिता के जिंदा रहते हुए पुत्र को आपका केवल एक पॉसिबिलिटी है कि पुत्र को प्रॉपर्टी मिल सकती है, अतः पुत्र को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर रोक लगाई गई है। इसी को स्पेस सक्सेशन या उत्तराधिकारी होने की संभावना कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा, स्पेस सक्सेशन।
स्पेस सक्सेशन का मतलब कि अभी उत्तराधिकारी होने में कुछ जगह बाकी है। तो क्या जगह बाकी है कि पिताजी जब मर जाएंगे तब आप उत्तराधिकारी होंगे। अब आपका 43 इसको कोरिलेट करके पढ़ा जाता है और एक केस पूछा जाता है। देखिए आपका 6A में क्या है, धारा 6A में है कि अभी पुत्र पिता भी जिंदा हैं, पुत्र भी जिंदा हैं, पिता मरेंगे तो पुत्र को संपत्ति में हक मिलेगा, इस बात की केवल क्या है संभावना। तो अगर पुत्र इस संभावना का ट्रांसफर कर देता है तो धारा 6 कहती है कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसका अपवाद कहिए, धारा 43 में दिया गया है, जहाँ की पुत्र ने किसी अन्य को भूलवश या कपट किया किसी दूसरे से और पिता की संपत्ति को अपनी संपत्ति बताया और दूसरा व्यक्ति पुत्र पर विश्वास करके संपत्ति को खरीद लिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर पिता मरते हैं, पुत्र को वह संपत्ति मिलती है, तो जो खरीदा है वह डिमांड कर सकता है कि पुत्र हमें ये संपत्ति दे। अब क्वेश्चन ये बना था कि 6A और 43 में किस केस में डिफरेंस बताया गया, वह केस याद रखिएगा। मैं शॉर्टकट में लिखवाते समय वह केस लिखवाया था। ये क्या केस का नाम था, देखिए तो एक बार। हाँ, नहीं नहीं, दूसरा केस 6A में देखिए लिखवाया गया था भाई, धारा 6 में। हाँ, जुम्मा मस्जिद का केस, उसको अंडरलाइन करिए, वो लिखवा गया है। जुम्मा मस्जिद बनाम कोमियांद्र, यही है ना। जुम्मा मस्जिद बनाम कोमियांद्र का केस पूछा जा चुका है, फिर एक बार कवर करिए। हाँ वही, इस केस में धारा 6A और 43 में क्या बताया गया डिफरेंस, ये केस याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। फिर हम बता रहे हैं ये केस याद रखिए, सामान्य बातों में हमने लिखवाया है इस केस को आपका। अगला देखिए आपका, कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयती संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को वसीयत या विल लिखी है तो क्या प्रॉपर्टी मिल गई कि अभी संभावना है। तो एक उदाहरण देखिए, ए एक व्यक्ति हैं और जिंदा रहते हुए बी को वसीयत अपनी संपत्ति का लिखा है, तो आप लोग बताइए क्या बी को संपत्ति मिल गई है कि मिलने की संभावना है। कब मिलेगी बी को संपत्ति, जब ए क्या हो जाए, मर जाए। हो सकता है कि ये जिंदा रहते हुए उस संपत्ति को दान में दे दे, हो सकता है कि संपत्ति को बेच दे, हो सकता है कि उस पर लोन लिया हो तो बैंक वाले उस संपत्ति को बेचकर लोन वसूल लें। तो ऐसी दशा में अगर केवल यह संभावना है कि वसीयत करता मरेगा और वह संपत्ति हमें मिलेगी, तो जब तक मिल नहीं जाती तब तक आपके ट्रांसफर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। यानी कि जब तक कि ए मर न जाए और किसको संपत्ति न मिल जाए इस उदाहरण में बी को, तब तक बी क्या उस संभावना का ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, नहीं। तीसरा देखिए, या इसी प्रकृति की आपका अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। मात्र या केवल या जो वनली शब्द है ये काफी महत्व रखता है। यानी कि जिन संपत्तियों में केवल आपका संभावना है कि आपको ये संपत्ति मिल सकती हैं, आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें आपका लॉटरी का टिकट सबसे उत्तम उदाहरण है कि अगर आप लॉटरी का टिकट जीत गए तो उसका ट्रांसफ़र संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी केवल और केवल पॉसिबिलिटी ही है कि पैसा मिलेगा कि न मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार आपका 6A से क्वेश्चन निश्चित बनता है। एक केस याद रखना है,
स्पेस सक्सेशन याद रखना है कि स्पेस सक्सेशन का यानी कि उत्तराधिकारी होने की संभावना मात्र का क्या ट्रांसफर संभव है कि नहीं? नहीं। अब आइए बी, किसी उत्तरभाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र, मात्र शब्द पकड़े रहिए, उस संपत्ति का जिस पर तद द्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। अब आपका उत्तरभाव्य शर्त के भंग होने पर यानी कि कंडीशन प्रेसिडेंट के ब्रीच होने पर पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र, पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र शब्द महत्वपूर्ण है। री एंट्री का अधिकार, क्या ट्रांसफर दूसरे को किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। केवल किसको ट्रांसफर हो सकता है? उस संपत्ति के ओनर को। तो री एंट्री देखिए एक बार अच्छे से उदाहरण द्वारा। एक उदाहरण देखिए अच्छे से, मात्र शब्द पर गौर करिएगा और मात्र न रहे तो अंतरण करा देना है इसका, और मात्र शब्द कंपटीशन में लिखा रहे तो अंतरण नहीं कराना है। यही बात उलझाऊ क्वेश्चन बार बार गलत लोग करके आ रहे हैं। आपका केवल या मात्र शब्द रहे तो किसी भी हाल में उसका ट्रांसफर नहीं होगा। तो पहले री एंट्री देखिए होता क्या है। उत्तरभाव्य शर्त के भंग होने पर पुनः प्रवेश का अधिकार सामान्यतः यह लीज में देखा जाता है, पट्टा में देखा जाता है। ए का यह जमीन है, इस जमीन को इसने बी पर पट्टा में दिया, लीज पर दिया, और बी से इसके बदले में प्रतिफल ले रहा है, और ए ने कंडीशन लगाई है कि मैं इस जमीन का कब्जा है भी तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम इस जमीन पर निर्माण करना कि न करना, तो निर्माण न करना। और बी ने क्या काम किया कि ये जो कंडीशन लगी थी आपका, तो संपत्ति का कब्जा बी को दे दिया गया, हित दे दिया गया, आंशिक हित दिया गया, और एक कंडीशन लगाई गई कि तुम इस जमीन पर निर्माण नहीं करोगे। ये कंडीशन पूर्ववर्ती न होकर पश्चातवर्ती होगी, क्योंकि उस जमीन पर कब्जा बी को दे दिया गया है। यानी कि पहले हित दे दिया गया और शर्त आपका बाद वाली है, तो कौन सी शर्त होगी? पूर्ववर्ती की पश्चातवर्ती? पश्चातवर्ती। तो अगर भी इस शर्त का वायलेशन करता है, यानी कि बी उस जमीन पर कब्जा तो रखा ही है, निर्माण कार्य भी शुरू कर देता है, तो ए को हक होगा कि वह बी को उस जमीन के कब्जे से हटाए और उस जमीन पर पुनः अपना कब्जा कर ले, री एंट्री कर ले, पुनः प्रवेश कर ले। किसको हटा के? बी को। तो ऐसी कंडीशन में क्या ए इस अधिकार को कि बी को हटाकर और खुद ही कब्जा कर ले, केवल इस अधिकार को किसी अन्य को ट्रांसफर ए कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। शब्द थोड़ा सतर्क रहेगा। केवल, केवल का मतलब ये हुआ कि अगर ए इसी उदाहरण में सी को ये बात ट्रांसफर करता है कि तुम जाओ और बी का कब्जा हटाकर तुम कब्जा कर लो, ये संभव नहीं है। तो केवल किसको ये अधिकार होगा? ए को, कि ए जाए और बी का कब्जा हटाकर री एंट्री यानी कि जमीन पर पुनः क्या कर ले? प्रवेश। लेकिन केवल शब्द हट जाएगा जब ए ने आपका इस जमीन का स्वामित्व सी को दे दिया, यानी कि ए ने अपनी जमीन किसको विक्रय कर दी? सी को। तो केवल हट गया, क्योंकि केवल सी को ये नहीं कहा गया कि बी को हटाकर कब्जा पाओ। अब सी के पास उस जमीन का क्या हो गया? स्वामित्व भी हो गया और कब्जा पाने का क्या दे दिया गया? तो क्या ये बताइए केवल कब्जा का अधिकार दिया गया कि केवल के साथ और बातें अब जुड़ गई? तो कौन सी बात केवल के साथ जुड़ गई? स्वामित्व। तो अब आ गया
कि अगर केवल शब्द हट जाए तो अंतरण संभव है, क्योंकि केवल के अलावा अब आपका ओनरशिप आ गया है। यानी कि अगर ये उस जमीन का स्वामित्व किसी अन्य को ट्रांसफर करे, कब्जे का अधिकार भी ट्रांसफर कर दे, तो केवल कब्जे का अधिकार अब ट्रांसफर नहीं हुआ है, अब क्या ट्रांसफर हुआ है, साथ साथ स्वामित्व भी। तो ये संभव है और इस पर धारा 6 कोई रोक नहीं लगाती। इसको केवल शब्द को थोड़ा संविधान से जोड़िए ताकि और समझ में आए। देखिए, आपका केवल जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन केवल शब्द विफल हो जाएगा। अगर केवल जाति के आधार पर नहीं तो जाति के साथ कुछ अन्य बातों को ऐड करना पड़ेगा, और वह बातें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐड की कि अगर उस कास्ट के सभी लोग आपका सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो ऐसी कंडीशन में उन्हें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बताइए, केवल जाति कब विफल हो जाती है? जबकि जाति के साथ क्या जुड़ जाएगा? सामाजिक रूप से बैकवर्ड होना, यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़ा होना। उसी प्रकार याद रखिए, ये चाहें कि केवल कब्जा करने का अधिकार हम बी को दे दें, ये किसी भी हाल में संभव नहीं है। तो ए को क्या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? ओनरशिप भी। तो अगर ओनरशिप ए ने सी को दे दिया, स्वामित्व विक्रय कर दिया, तब सी को हक होगा कि वह बी को हटाए और उस जमीन पर कब्जा करे, क्योंकि केवल शब्द अब क्या हो जाएगा? विफल। और केवल के साथ क्या जुड़ जाएगा? स्वामित्व। भाई न थोड़ा कठिन जरूर है, न समझ में आए तो बताइए, फिर अगला उदाहरण दिया जाए। वैसे प्रयास करिए कि एक उदाहरण से अब समझ में आ जाए। अगला देखिए, बी के बाद आपका सी देखा जाए। कोई सुखाधिकार अधिष्ठायी स्थल से पृथकतः ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई जो इजमेंट है क्या संपत्ति से अलग ट्रांसफर होगा? यानी कि आपने ए ने बी को एक मकान बेचा और कहा कि पानी 100 मीटर दूर से लाइएगा, प्रकाश लाना हो लेना हो तो 100 मीटर दूर जाइएगा, हवा सांस लेनी है तो 100 मीटर दूर जाइएगा। ये सुखाधिकार हैं आपका। तो क्या जो इजमेंट होता है वह तो संपत्ति के साथ जुड़ा रहता है, क्या अलग से ट्रांसफर किया जाता है कि संपत्ति के साथ ही सुखाधिकार ट्रांसफर हो जाएगा? संपत्ति के साथ। भाई पानी हुआ, सीवर लाइन हुआ, बिजली के तार हुआ, क्या आप इसको रोक देंगे? और तो माने कि जो संपत्ति सुखाधिकार का प्रयोग कर रही है उस संपत्ति से दूर क्या जाकर सुखाधिकार का अंतरण किया जाएगा कि नहीं? कि पानी 200 मीटर दूर से लाकर पीजिएगा, न लगाइएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि टीपीए की धारा 6 आपका इस पर क्या लगाती है? रोक। अब इजमेंट एक्ट अलग है, तब आपका डिटेल में। अगला देखिए आपका डी। डी आपका है संपत्ति में का ऐसा हित जो उपभोग में स्वामी तक ही निर्बंधित है, उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति में इंटरेस्ट तो दिया गया है, लेकिन वह इंटरेस्ट केवल आपका जीवित व्यक्ति के जीवन काल तक ही दिया गया है और केवल पर्सनल रूप से दिया गया है। तो क्या उस इंटरेस्ट या हित का वह व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए, अब तो भाई नियम बदल गया है, प्राचीन काल का एक नियम देखिए तब दूसरा उदाहरण। मान लीजिए एक पति महोदय हैं, उनकी विधवा पत्नी है, पति मर गए, तो प्राचीन काल में या मध्यकाल में या कुछ वर्षों पूर्व तक पत्नी पूर्ण स्वामिनी नहीं होती थी, सीमित स्वामिनी होती थी। वह संपत्ति का यूज तो कर सकती थी, लेकिन ट्रांसफर करने का हकदार नहीं थी। अब लेकिन अब कानून बदल गया है,
अब आपका विधवा कैसी अधिकारिणी हो गई है? पूर्ण। लेकिन पहले ये नहीं था। तो इसका मतलब कि पत्नी को कैसा हित केवल मिला था? सीमित हित मिला था और उसके यूज के लिए मिला था। तो क्या व्यक्तिगत रूप से आपको हित मिला तो वह हित आप ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। सबसे उत्तम उदाहरण धारा 13 का एक देखिए, अजन्मे के पक्ष में अंतरण। मान लीजिए ए, बी और सी, धारा 13 का उदाहरण। ए चाहता है कि जो ये अजन्मा है, यानी कि अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ है, कौन? सी, इसको हम संपत्ति दें। तो धारा 5 कहती है कि इंटरवाइवस ट्रांसफर होगा, यानी कि ए भी जिंदा हो और सी भी क्या हो? जिंदा। लेकिन ए की इच्छा जरूर है कि वह सी को संपत्ति दे। तो कानून निराश नहीं करता ए को, कुछ एक उपाय बताता है कि तुम केवल ये काम करो कि एक प्रायर इंटरेस्ट का या पूर्विक हित का सृजन करो। यानी कि एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए तुम हित दे दो और ये लिख दो कि जैसे ही अजन्मा जन्म लेगा यहाँ से हित अजन्मे को मिल जाएगा। और कैसा हित मिलेगा? पूर्व। अब आप लोग बताइए, क्या बी को पूर्ण हित प्राप्त है कि आंशिक? और हमेशा के लिए प्राप्त है कि केवल जीवन भर के लिए? और कब तक प्राप्त है? कि जब तक सी जन्म नहीं ले ले। तो क्या बी बेच बाच के संपत्ति फरार हो जाएगा? क्या बी को संपत्ति ट्रांसफर करने का हक होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल और केवल इसी को संपत्ति दी गई है और ये हुआ है कि आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बी तो एक न्यासी है, विश्वासी है। और किसके विश्वास के लिए संपत्ति रखा है? अजन्मे के। क्योंकि जैसे ही अजन्मा जीवित जन्म लेगा, धारा 20 टीपीए के अनुसार जो बी के पास प्रॉपर्टी है उसमें निहित हित, पूर्ण हित किसमें वेस्टेड हो जाएगा? अजन्मे में। तो बी क्या संपत्ति का ट्रांसफर करने का हक रखेगा कि नहीं? नहीं। और करता है तो ये वैध होगा कि अवैध होगा? अवैध। आगे देखिए, आपका डी के बाद आपका कैपिटल डी डी, भावी भरण पोषण का अधिकार, चाहे वह किसी भी रूप से उद्भूत यानी कि उत्पन्न हो, प्रतिभूत यानी कि गारंटी हो, या अवधारित यानी कि निर्धारित किया गया हो, अंतरित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जो गुजारा भत्ता या रख रखाव या भरण पोषण या जो मेंटेनेंस मिलने वाला है, क्या उसको ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं। भविष्य में गुजारा भत्ता जो मिलने वाला है उसके ट्रांसफर पर कानून पूरी तरह क्या लगाता है? रोक। अब एक उदाहरण देखिए, ये पत्नी है, अपने पति से भरण पोषण का मुकदमा की है। उसी बीच एक अन्य सी से करार करती है कि भविष्य में जो भरण पोषण मुझे मिलेगा वह रकम मैं तुम्हें क्या करती हूँ? ट्रांसफर। तो बताइए, अभी मिला नहीं भरण पोषण, भविष्य में मिलेगा। तो क्या उस भरण पोषण का जो अभी भविष्य में मिलेगा, क्या बिना मिले ट्रांसफर संभव है? तो जब पत्नी के हाथ में आ जाए उसके बाद वो चाहे जो करे लेकिन जब तक मिला नहीं है तब तक क्या वह किसी अन्य को ट्रांसफर या देने का हक रखती है कि नहीं? नहीं रखती। क्योंकि मेंटेनेंस व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, क्योंकि आप गुजारा भत्ता के हकदार हैं, ट्रांसफर की चीज नहीं है। तो फिर याद रखिए, भावी भरण पोषण का जो अधिकार है क्या वह अंतरित हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। ये कौन सा क्लाज रोकता है? धारा 6 का डी डी। अगला ये डी के बाद ई, वाद लाने का अधिकार मात्र, इस पर भी आपका काफी जोर देना है। मात्र शब्द फिर परेशान करेगा कि सूट फाइल करने का अधिकार मात्र, ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो एक उदाहरण देखिए, आपका अनियोज्य दावे पर देखिएगा,
ए ने बी को 500 रुपया उधार दिया था। ए कहता है कि हे सी, तुम बी पर केवल क्या लाओ, वाद लाओ, और बी पर मुकदमा लाने के अपने अधिकार को मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सौंपता हूँ। मैं तुम्हें अंतरित करता हूँ, तुम क्या करो। यानी कि ए ने मात्र और मात्र इसका ट्रांसफर किया कि हे सी, तुम मुकदमा लाओ। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या केवल या मात्र मुकदमा लाने का जो ए का अधिकार है, उस अधिकार को वह ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। लेकिन केवल शब्द हट जाएगा। कब हट जाएगा? जब ए सी को अंतरित कर दे, मुकदमा लाने का अधिकार भी और 500 वसूलने का अधिकार भी। फिर एक बार देखिए, जब ए बी को मुकदमा लाने का अधिकार भी ट्रांसफर कर दे और उसी के साथ साथ ये भी लिख दे कि तुम मुकदमा लाओ, और मुकदमा लाकर तुम ही कितना वसूल लो बी से, 500 रुपया। तो बताइए ये समव्यवहार पट्टा होगा कि अन्योज्य दावा की विनिमय की बंधक? मैं बता चुका हूँ, आपका इसमें कोई शक नहीं है। ये उदाहरण सामान्य बातों में बताया गया था 2 बार। साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, उस पर भी हमने बताया। तो यदि ए ने बी को 500 रुपया उधार दिया है और ए इस उधार की रकम और मुकदमा दायर करने के अधिकार को सी को ट्रांसफर करता है, तो इसे हम कहेंगे एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर, यानी कि अनियोज्य दावे का अंतरण। याद रखिए, मैं बताया था उदाहरण, भले याद ना हो। अगर ए ने बी को 500 रुपया उधार दिया है और ए इस पैसे को सी को ट्रांसफर करता है कि हे सी, मैं तुम्हें इस पैसे को ट्रांसफर करता हूँ, तो केवल मुकदमा लाने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि केवल मुकदमा लाने का अधिकार ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या क्या ट्रांसफर कर दिया? केवल शब्द विफल करिए, कब सही माना जाएगा? तो मुकदमा लाने का अधिकार भी ट्रांसफर कर दिया और 500 वसूलने का अधिकार भी। तो अब यही आपका आता है कि वाद लाने का अधिकार और केवल वाद लाने का अधिकार। तो किसका ट्रांसफर हो सकता है, किसका नहीं हो सकता? फिर एक बार बताइए, तो किसका हो सकता है? वाद लाने का अधिकार। और किसका नहीं हो सकता? वनली या मात्र वाद लाने का अधिकार। दोनों में अंतर क्या है? तो आपका पहला में वाद लाने का अधिकार, उसमें मात्र नहीं लगा है, यानी कि मुआवजा वसूल करने का या पैसा वसूल करने का अधिकार भी उसमें शामिल है। लेकिन जैसे ही केवल या मात्र लगेगा, इसका मतलब कि सी केवल बी पर मुकदमा लाए, पैसा वसूल करने का हकदार सी नहीं होगा। ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगला देखिए भाई, आपका लोक पद अंतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर का पोस्ट है उसको अंतरित नहीं किया जा सकता, और न लोक ऑफिसर का संबलम्ब, संबलम्ब ना है तो लिखे वेतन भत्ते, यानी कि पेमेंट आपका संबलम्ब उसके देय होने के पूर्व चाहे देय होने के पश्चात अंतरित नहीं किया जा सकता। तो फिर 2 बातों पर रोक लगा दी गई है। फिर देखिए, आपका जो लोक पद होता है, यानी कि पब्लिक ऑफिस का पद होता है, उसे ट्रांसफर करने पर कानूनन रोक लगा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी पद को अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर पाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई और मेहनत के पद पर पाता है। अतः इन सबों का ट्रांसफर कानूनन क्या किया गया है? रोका गया है। जैसे कि आप लोग कल अगर मान लीजिए सिविल जज बन गए, तो कल आप कहेंगे कि हम ये नौकरी नहीं करेंगे, हमारे भाई करेंगे, पति करेंगे, आपका पत्नी करेंगी, पिता करेंगे। तो क्या ट्रांसफ़र कर देंगे अपना पद?
क्या संभव है? क्यों? क्योंकि ये पद आपने व्यक्तिगत गुण पर पाया है, अपनी पढ़ाई लिखाई और किस पर पाया है? बुद्धि पर पाया है। अतः ऐसी कंडीशन में इन सबों का ट्रांसफर संभव है कि नहीं? नहीं है। तो लोक पद का अंतरण किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो पद पाया है अपनी व्यक्तिगत योग्यता पर पाया है, किसी की कृपा पर, किसी पर निर्भर हो के नहीं। आपने पढ़ाई किया, घर इतना दिन से छोड़े हैं, आपका इलाहाबाद में रह रहे हैं और पद पा लिए तो ट्रांसफर करेंगे? ऐसा कानून होने नहीं देगा। अब वेतन आ जाए, चाहे मिलने के पहले वेतन और चाहे मिलने के पश्चात, क्या वेतन का ट्रांसफर संभव है कि नहीं? संभव नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वेतन उसी को मिलेगा, उसके बाद उसके खाते में चला गया या उसको हाथों हाथ मिल गया, उसके बाद वह जो चाहे सो करे, कानून रोक नहीं लगाता। लेकिन वेतन अभी मिला नहीं तब तक कह देंगे कि 2 साल का वेतन गुरुजी लेंगे, तो ये आपका ट्रांसफर ही शून्य है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ऐसे ट्रांसफरों पर टीपीए क्या लगाती हैं, रोक। या भविष्य में जो 2 वर्ष वेतन मिलेगा हमारी पत्नी के खाते में जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि चाहे वेतन मिलने के पहले या वेतन मिलने के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं? तो किसके किसके ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई? लोक पद के और दूसरा वेतन भत्ता। अगला देखिए, वृत्तिकाएं आपका कह सकते हैं कि जो सरकार के सैनिकों को, आपका नौसैनिक, वायु सैनिक, सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हैं और राजनैतिक पेंशनें अंतरित नहीं की जा सकती। यानी कि पेंशन की बात आई है, आपका इसको थोड़ा जुरिस्प्रूडेंशियल वे में देखिएगा। आपका रास्को पाउंड ने आपका 5 अवधारणाएं प्रतिपादित नहीं 8 अवधारणाएं प्रतिपादित की और ये माना कि समाज में जो व्यक्ति हैं कानून से ये राज्य से आशा करता है कि इन 8 बातों का आपका पालन राज्य या समाज करेगा। उसमें एक ये भी था कि भाई नौकरी की सुरक्षा हो और वृद्धावस्था में आपका सहयोग करे समाज। तो पेंशन का उद्देश्य क्या था, ये पहले देखिए। पेंशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब जवानी में आपका सरकार का काम किया तो सरकार का भी कर्तव्य है कि बुढ़ापे में उसका क्या करे, सपोर्ट करे कि छोड़ दे। हाँ, तो पेंशन का सिद्धांत इसी पर आधारित है कि जीवन 60 साल तक तो सरकार की सेवा किया और जब सरकार की सेवा से हट गया तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि मेवा दे। और इसी आधार पर क्या दिया जाता था, पेंशन। जो पेंशनें दी जाती हैं सैनिकों को इत्यादि को, या जो राजनैतिक पेंशनें दी जाती हैं, जैसे कि राजनैतिक एक उदाहरण देखिए कि आपके बाबा दादा परदादा अंग्रेजों से लड़े थे। आपका कह सकते हैं कि तार का खंभे का तार नोचे थे, पटरी उखाड़ कर फेंक दिए थे, लाठी खाए थे। तो उस समय देखिए होता क्या था, जो लोग आपका हंगामा करते थे, तार काट दिए, पटरी उखाड़ दिए, वो तो पहले ही भाग जाते थे। जैसे आज भी होता है कि जो पुलिस पर पहला ईंटा फेंका, पहला पत्थर फेंका, वो पहले आगे से फरार हो जाता है, पीछे रहता है। हुहा करके पत्थर फेंका और तुरंत वहां से क्या हो जाता है, फरार। फंसते दूसरे लोग हैं। तो ज़्यादातर मामले में यही हुआ कि जो गांव के बड़े लोग थे, दबंग लोग थे, वो तार काटे, पटरी उखाड़ दिए, आपका नहर काट दिए। और जब मुकदमा करने की अंग्रेजों की बारी आई तो गांव में जो लोग थे कुछ लोग, उन्हीं पर मुकदमा कर दिया गया कि ये तार कटवा है। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो इन तार काटने वालों को, इन शहीदों को
इन क्रांतिकारियों को सरकार ने पॉलिटिकल पेंशन देना शुरू किया, तो वास्तव में जो काटे ज़्यादा आपका उनको मिल ही नहीं पाया, और जो नहीं काटे वहीं क्या पाए हैं, लाभ। जिनका नाम एफआईआर में क्या हुआ आ गया। तो कौन जानता था कि अंग्रेजों की लड़ाई में अगर एफआईआर में नाम आ जाएगा तो आज़ादी के बाद हमें पैसा मिलेगा। अगर कोई जानता तो सभी लोग अपना नाम क्या करते डलवा देते। देख ही रहे कितना भाग रहे हैं लोग, एक एफआईआर हो जा रहा है तो हाय तौबा मत जा रहे हैं, अब क्या होगा। तो उस समय ये नहीं था। लेकिन आपका तो क्या ये जो पेंशन मिलती है, क्या इसका ट्रांसफर संभव है कि नहीं? संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत वह सेवा किया था, इसलिए उसको सरकार क्या दे रही है? पेंशन। लेकिन अब आप कहते हैं कि जब आदमी रिटायर हो रहा, अब तो पेंशन ही खत्म हो गई 2004 से ना, 2004 या 5 से जो भी आपका पेंशन का प्रावधान ही खत्म हो गया। पुराने नौकरी वाले पाएंगे और नए वाले क्या बजाएंगे? ताली और थाली। फिर दिन आ रहा है ताली थाली बजाइए। और जो 10 गुना तेजी से कोरोना वाला आ रहा है सिस्टम, उसको रोकिए। तो भाई ताली और थाली बजाइए, और 10 गुना कोरोना वाला जो सिस्टम आ रहा है, 0.7 वाला, आपका उसको क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। तो फिर एक बार बैक होया जाए, राजनीतिक पेंशनें भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तिगत वह कार्य किया था तब मिला। तो जो लोग ऐसा कार्य किए थे, अब उनकी जो औलादें हैं, जो संतानें हैं, वे सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की हकदार भी हैं। फ्रीडम फाइटर, यानी कि वे लोग क्या कहलाए? फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। और आज भी कितना परसेंट, एक है कि दो, जो भी हो याद नहीं आ रहा है थोड़ा, आपका उनको सरकारी नौकरी में क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन। अगला नियम देखिए। अब ये होता है कि भाई पेंशन तो बेच दिया, जैसे सुने होंगे कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में था, रिटायर होकर आया, तो आप लोग कहते हैं कि पेंशन बेच दिया है। पेंशन बेची नहीं जाती। सरकार एक स्कीम चलाती है कि आपका जितना पेंशन बन रहा है, आप 10-15 साल की पेंशन, आधी या एक तिहाई पेंशन एक बार ही ले लीजिए, और आधी हर एक माह लीजिए। तो बेचा नहीं गया, बल्कि एक मुश्त पेंशन की रकम क्या की जाती है? ली जाती है। अब ये ना कहेगा कि बेच दिया गया। 10 साल की पेंशन, आधी पेंशन जितना बनेगी उतना आप क्या करिए? कई बार में ले लीजिए, और आधी प्रत्येक माह क्या करिए? पाते रहिए। लेकिन जैसे ही 10 साल बाद अगर वह जिंदा रहा, तो मैं बता दूं, फिर पूरी पेंशन पाने का क्या होगा? हकदार। क्योंकि कितना केवल पाया था पेंशन, आधी पेंशन 10 साल का। तो सरकार ये भी देखते हैं, हो सकता है 2 ही साल में लुढ़क जाए, क्योंकि आपका माने ज़्यादातर लोग देखिए, जो लोग दबंगई किए रहते हैं, आपका सरकारी नौकरी में लोगों पर टार्चर किए रहते हैं, आपका कह सकते हैं कि अत्याचार किए रहते हैं, आपका रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। हाँ, मैं बता दूँ, तो आपका एकदम जाकर समाज में देखिए, 5 साल 10 साल, इससे अधिक वो जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि कूटते रहेंगे कि अब किस पर हम रोष निकालें। भाई 4 डंडा मारते थे रोज, अब किसको गांव में मारें? ये कूटते रहते हैं। तो ऐसी दशा में ज़्यादातर जिंदा नहीं रहते लोग। तो सबसे अच्छा तरीका है पूरी आधी पेंशन ले लीजिए, ताकि 1 साल बाद मर भी जाएं तो हमें क्या घाटा? सरकार को ही घाटा होगा। तो अलग बात है, वो उतना नहीं जाना है आगे। अगला देखा जाए भाई, कोई भी अंतरण जहाँ तक वह तद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा है प्रकृति के प्रतिकूल हो। अब देखिए, यानी कि ऐसी संपत्तियों का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते जिनके ट्रांसफर को नेचर आपका मान्यता नहीं देता, नेचर के विरुद्ध हो। तो बताइए किसका किसका ट्रांसफर प्रकृति के विरुद्ध है?
जैसे कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन है, क्या इसको ट्रांसफ़र करेंगे कि यहाँ सांस लेना तो पैसा लेकर दे लेना? क्या ये प्रकृति स्वीकार करेगी बताइए? नहीं करेगी। अब सूर्य का प्रकाश है तो क्या उसको ट्रांसफ़र कर देंगे? गंगा नदी का बहता पानी है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे? समुद्र का जल है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे? तो जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध चीज़ें हैं, जो नेचर ने हमें दी हैं, उनका ट्रांसफ़र संभव है कि नहीं? क्योंकि प्रकृति इसे परमिट ही नहीं करेगी। लेकिन लगाना अच्छे से, अगर मानव ने इसमें सुधार किया है या कृत्रिम रूप से इन चीज़ों को बनाया है तो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे गैस सिलेंडर, सांस लेने वाला, तो जैसे कि आपका जब आया था कोरोना तो सिलेंडरों की मारा मारी मच गई थी और आप देखे होंगे, तो वह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं था, लेकिन अप्राकृतिक रूप से उसका क्या किया गया, निर्माण। तो अप्राकृतिक रूप से निर्माण किया गया है, तो क्या उसका ट्रांसफ़र संभव है कि नहीं है? अप्राकृतिक। ये फिर एक बार देखिए भाई, जहाँ देखिए न समझ में आए तो भाई एक बार बताइए, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। धारा 6 थोड़ा कठिन है। फिर एक बार, जो चीज़ें प्रकृति ने प्रदान की हैं उनका ट्रांसफ़र संभव नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा हो गई या वायुमंडल की बहता पानी, समुद्र का पानी इत्यादि। लेकिन अगर इन्हें कृत्रिम कृत्रिम रूप से बनाया जाए तब इनका ट्रांसफ़र संभव है, यानी कि अप्राकृतिक रूप से बनाया जाए तब इनका ट्रांसफ़र संभव है। जैसे बिजली का उत्पादन किया गया और सप्लाई की जा रही है तब उसका अंतरण हो सकता है। आपका ऑक्सीजन गैस बनाई गई तब अंतरण हो सकता है। समुद्र का पानी साफ किया गया, सप्लाई की जा रही है तब अंतरण हो सकता है। गंगा का पानी साफ किया गया, घरों में सप्लाई हो रही है तब ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक अब नहीं रहे, मानव का इसमें अब क्या हो गया है, हस्ताक्षर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीज़ों को नेचर अनुज्ञात या परमिट ही नहीं करता, प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध हैं, उनके ट्रांसफ़र पर धारा 6 क्या लगा देती हैं, रोक। अगला देखिए आपका, जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के तहत आते हों, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 23 में आपका अनलॉफुल पर्पज और अनलॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि विधि विरुद्ध उद्देश्य और विधि विरुद्ध प्रतिफल की बात की गई है। अगर कोई ट्रांसफ़र धारा 23 में आ जाता है तो वह ट्रांसफ़र सही नहीं माना जाएगा और अवैध होने के कारण क्या होगा, शून्य होगा। जैसे ए बी को 2000 रुपया ट्रांसफ़र करता है कि तुम सी को जाकर 4 चांटा मार कर आओ, तो ये किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला करार है। तो टीपीए की धारा 6 कहती है कि ऐसा ट्रांसफ़र संभव नहीं है। अगर किया गया है तो ये क्या होगा, वैध होगा कि अवैध? अवैध। और अवैध का अंतिम परिणाम क्या होगा, शून्य। और भी चीज़ें हैं। अगला देखिए, जो ऐसे व्यक्ति को जो अंतरित होने से विरत निरहित हो, यानी कि आप ऐसे व्यक्ति के फेवर में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो अंतरित होने के कानूनन अयोग्य हो। तो तुरंत बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति को होल्ड ही नहीं कर सकता, संपत्ति को उसके फेवर में अंतरित ही नहीं की जा सकती, दिवालिया। सबसे उत्तम उदाहरण क्या है, दिवालिया न तो संपत्ति का अंतरण कर सकता है, न उसके फेवर में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। ऐसे अंतरणों पर टीपीए की धारा 6 क्या लगा देती है, रोक। और अंत, हाँ,
अनसाउंड माइंड को हो सकता है, उसकी ओर से आपका उसका गार्जियन आपका कर सकता है, स्वीकार कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, अंतरक नहीं बन सकता, अंतरिति बन सकता है। और दिवालिया ना तो अंतरक बन सकता है ना अंतरिति, दोनों नहीं हो सकता। अब अगला देखिए, इस धारा की कोई भी बात अधिभोग का अंतरणीय अधिकार, तो ये नहीं पढ़ा जाता, कम पूछा जाता है। धारा 6 समाप्त हो गई। अब आइए धारा 7 आ जाइए। 7 से आपका बिहार में क्वेश्चन बना था और सिद्धांत वाइज पूछा जाता है, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बना था। यानी कि बिहार में तो इस धारा से मेंस में भी क्वेश्चन बना दिया था। पहले 7 का रूप देखिए। धारा 7 में आपका सम अंतरण करने में कौन व्यक्ति सक्षम होगा, कौन संपत्ति का ट्रांसफर करने में कॉम्पिटेंट होगा, यानी कि वह कौन व्यक्ति होगा जो विक्रय, दान, बंधक, पट्टा कर सकता है, उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 7 में एक सिद्धांत है, वही सिद्धांत बार बार पूछा जाता है। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। फिर एक बार देखिए, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिकार है, केवल और केवल वह उतने अधिकार का ही ट्रांसफर कर सकता है, उससे अधिक नहीं। यानी कि अगर हम स्वामित्व रखते हैं तो स्वामित्व दूसरे को दे सकते हैं, केवल कब्जाधारी हैं तो क्या दे सकते हैं दूसरे को, कब्जा। लेकिन ये ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसकी 3 धाराएं अपवाद हैं, वहीं बार बार पूछी जाती हैं, 35, 41 और 43। इतना अगर याद रहे तो प्री का क्वेश्चन निकल जाएगा, मैं बता दूं। धारा 7 में धारा भी याद करना, बिहार में पूछा गया है कि अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति का उल्लेख टीपीए की किस धारा में किया गया है, पिछली बार ही आया था, तो सेक्शन 7। अब अंतरण करने के लिए कौन सक्षम होगा, इसको तोड़ा जाए आपका। पहले देखिए आपका माने एक एक नियमों को बेरक से तोड़िए। हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, तो पहला आ गया कि वह व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर सकता है जो संविदा करने के लिए क्या हो, सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो। दूसरा शब्द देखिए, और केवल संविदा करने के लिए सक्षम होना ही पर्याप्त नहीं है, या न लिख के और लिखा है, यानी कि संविदा करने में सक्षम होते हुए भी कुछ अन्य बातों का पालन करना वैकल्पिक है कि अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो कौन सी बात है, और के बाद अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो। अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो का मतलब क्या हो, स्वामी हो। या अंतरणीय संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है, बयान करने के लिए प्राधिकृत है, यानी कि स्वामी तो नहीं है लेकिन स्वामी द्वारा अंतरण करने के लिए अधिकृत किया गया हो, प्राधिकृत किया गया हो, अथराइज किया गया हो। हाँ, आपका ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णतः या भागतः कर सकता है, आत्यांतिक या सशर्त रूप में। तो पहले पूर्णतः भागतः ना जानिए, पहले इतने शब्दों पर गौर करिए, आधा आधा तोड़कर पढ़ा जाए। देखिए, पहला आपका ये है कि कौन व्यक्ति संपत्ति का अंतरण करने में सक्षम है। तो पहला नियम ये है कि जो व्यक्ति संविदा करने में क्या हो, सक्षम। संविदा करने में कौन सक्षम है, इसका उल्लेख भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में किया गया है। पहला पॉइंट है जो वयस्क हो, दूसरा जो स्वचित हो, और तीसरा जो कानूनन अंतरण करने के अयोग्य घोषित न किया गया। यही तो बात है, यानी कि अवयस्क ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं है, फिर केस आ जाइएगा
मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ का, अगर माइनर ट्रांसफर करता है तो उसके द्वारा किया गया अंतरण वार्ड एब इनिशियो होगा, प्रारंभतः शून्य। चित्त विकृत है तो चित्त विकृत भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये भी अयोग्य है। और आपका दिवालिया यानी कि कानून जिसे अयोग्य घोषित किया वो दिवालिया, दिवालिया भी अयोग्य है। इसके अलावा अन्य लोग का संविदा करने में क्या होंगे सक्षम, वे लोग संपत्ति का अंतरण करने में भी क्या होंगे सक्षम, यानी कि अवयस्क, पागल और दिवालिया इत्यादि के अलावा अन्य व्यक्ति संविदा करने में क्या होंगे सक्षम, तो ये लोग संपत्ति का अंतरण करने में भी क्या होंगे सक्षम। लेकिन केवल इतने से सक्षमता नहीं आएगी, दूसरा पॉइंट ये है कि संविदा के लिए सक्षम भी हो। और इसके बाद का पॉइंट ये है कि अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो। हकदार हो का मतलब कि जो व्यक्ति संपत्ति का ट्रांसफर कर रहा है वह व्यक्ति उस संपत्ति का क्या हो, स्वामी। अब यही आपका टेक्निकल चीज देखनी है कि अगर कोई, इसी को हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ओनर नहीं है तो क्या उस प्रॉपर्टी का वह ट्रांसफर करने का हक रखता है, नहीं। इसी को लीगल भाषा में मैक्सिम कहते हैं, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति केवल उतने हक का ट्रांसफर कर सकता है जितना वह संपत्ति में स्वयं रखता है, उससे अधिक का नहीं कर सकता। क्योंकि टीपीए की धारा 7 बताती है कि वह तभी ट्रांसफर कर सकता है जब संविदा करने में सक्षम के साथ साथ क्या हो, उस संपत्ति का क्या हो, ओनर हो, स्वामी हो। यानी कि जितना आपको हक है आप दूसरे को उतना ही हक दे सकते हैं, उससे अधिक हक देने का आपको पावर नहीं है। लेकिन, फिर लेकिन लगाना है, मेंस में भी आया था लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 35, धारा 41, धारा 43, धारा 7 का क्या है, एक्सेप्शन, जहाँ की हकदार न होते हुए भी कुछ कंडीशन में अगर अंतरण करता है तो वह अंतरण वैध हो सकता है। ये अपवाद है 3 धाराएं। दूसरा देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का स्वामी नहीं है तब कब सक्षम होगा अंतरण करने में, जब वह ओनर द्वारा, जब वह स्वामी द्वारा क्या किया गया हो, अथराइज। जैसे कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति जी हमारे, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने कानपुर के अपनी पुश्तैनी मकान का ट्रांसफ़र किया तो स्वयं आकर लिखा पढ़ी नहीं किए, एक व्यक्ति को उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, प्राधिकृत कर दिया कि हमारी ओर से तुम संपत्ति का क्या कर दो, ट्रांसफर। तो स्वामी द्वारा जो व्यक्ति अथराइज होता है उसे प्राधिकृत व्यक्ति कहते हैं और इसी को कहते हैं मुख्तार नामा। यानी कि अगर कहीं आपका आए कि मुख्तार नियुक्त हो गया तो मुख्तार का मतलब कि स्वामी ने उस व्यक्ति को प्राधिकृत किया है, शक्ति दी है कि स्वामी की ओर से तुम संपत्ति का क्या करो, अंतरण। इसी को मुख्तार कहते हैं भाई। मुख्तार का मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को क्या किया गया है, अथराइज। ये याद रखिए। अब इसको टीपीए की धारा नहीं, आपका एविडेंस की धारा 85 से एक बार जरूर जोड़ लीजिएगा। मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा दी गई है, जरूर जोड़ लीजिएगा। उत्तराखंड में पूछा गया, यूपी में भी आ सकता है कि मुख्तारनामे के बारे में प्रिजम्पशन किस धारा में एविडेंस की, 85। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना अधिकार दूसरे को दिया है और देकर लिखा पढ़ी की है और वह रजिस्टर्ड करा लिया है तो ये माना उपधारणा करेगा न्यायालय कि प्राधिकृत इनको किया गया था कि नहीं किया गया था। कौन सी धारा एविडेंस की, 85। तो या तो वह स्वामी हो तब ट्रांसफर करे, या स्वामी नहीं है तो स्वामी द्वारा क्या हो,
मुख्तार नियुक्त किया गया, मुख्तार का मतलब कि अथराइज किया गया हो, प्राधिकार दिया गया हो, अधिकार दिया गया हो। इसमें कोई समस्या हो तो बताए, नहीं तो अगला शब्द देखा जाए। देखिए आपका अगला शब्द, ऐसी संपत्ति माने चल और अचल, क्योंकि 5 से लेकर 37 तक के नियम चल और अचल दोनों में क्या होंगे। तो 5 से 37 तक जहाँ भी संपत्ति आए, चल और अचल क्या मारना है, दोनों। ऐसी संपत्ति पूर्णतः या भागतः, अब पूर्णतः देखिए, पूर्णतः का मतलब कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया, और भागतः मतलब 10 बीघा जमीन था तो 10 बीघा नहीं बेचा, लेकिन कितना केवल बेच दिया, कुछ हिस्सा बेच दिया। तो क्या पूरा बेच सकता है कि कुछ हिस्सा, की दोनों, दोनों। अगला ये, आत्यांतिक रूप से या सशर्त रूप से, आत्यांतिक रूप से माने एब्सोल्यूट रूप से, या सशर्त रूप से का मतलब हुआ कंडीशनल। तो फिर एक बार देखिए, कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बिना शर्त के अंतरित कर सकता है या शर्त वाइज अंतरित कर सकता है, लेकिन वह शर्तें कानूनन वैध होनी चाहिए। अगर वे शर्तें धारा 10, 11, 12 में आ जाती हैं तो शर्त शून्य होगा, अंतरण वैध होगा। और अगर वह शर्त धारा 25 में आ जाती है तो शर्त भी शून्य और अंतरण भी शून्य। शर्त लगाई जा सकती है, लेकिन शर्त वैध हो कि अवैध, वैध हो। और कानून में जो शर्तें रोकी गई हैं कि ऐसी कंडीशन न लगाइए, वैसी शर्तें नहीं होनी चाहिए। अगला शब्द देखिए आपका, उन परिस्थितियों में उतनी विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो करने के लिए सक्षम है, उन परिस्थितियों में और उतने विस्तार तक, यानी कि जितना आपका हक है। अब कुछ परिस्थितियां भी देखी जाती हैं, जैसे कि एक उदाहरण लास्ट में देखिए, परिस्थितियां ये हैं कि अगर हिंदू आपका संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, उसका कर्ता धर्ता आपका मुखिया कर्ता होता है। तो आप लोग हिंदू लॉ में कुछ तो पढ़े होंगे कि सामान्यतः संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति पर पूरे परिवार का सामूहिक हक होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कर्ता को अधिकार होता है कि ऋण चुकाने इत्यादि के लिए वह संयुक्त संपत्ति को क्या कर सकता है, अकेले बेच सकता है। ये मुखिया का या कर्ता का क्या है, अधिकार है। तो परिस्थितियां जो दी गई हैं उस विस्तार तक, जिस विस्तार तक कानून अनुज्ञा देता है, आप संपत्ति का ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी करिए तो कानून द्वारा दिए गए विहित प्रारूप में करिए, यानी कि लिखा पढ़ी इत्यादि, उसमें नहीं जाना है। तो सेक्शन 7 समाप्त हो गया। 7 का अपवाद 3 धाराएं हैं, वह 3 धाराएं का एक लाइन देखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन धारा आपका 35 में दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, यानी कि आपका कह सकते हैं कि 41 में अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण। तो आपका जवाब रहेगा कि धारा में आपका 43।